नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ही वीडियो होगा। आज मुहर्रम भी है, तो जो लोग मनाते हैं मनाएं, बिल्कुल ही मनाएं। क्या सीखते हैं हम इन चीज़ों से? तो अपने सिद्धांत के लिए, अपने डिग्निटी के लिए दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति से लड़ना पड़ जाए, लड़ जाओ, यही हमें सिखाता है ये। क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? बहुत सारे टॉपिक है। पिछले जो वीक में 2-3 दिन वीडियो नहीं आया, 2 दिन वीडियो नहीं आया है, उसको भी हम लोग करेंगे। आने वाली इस वीक में सारे फैक्ट्स उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। एक चीज़ और है, 15 जुलाई से डेली होमवर्क सीरीज शुरू हो रहा है। किसके लिए? तो 72 बीपीएससी के लिए। उसके बारे में डिटेल बता दूंगा अभी मैं। पहले देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं बिहार में। इसके बारे में बोला है, नो चेंज इन इंस्ट्रक्शन। बहुत ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और वाजिब सवाल है कि 1 महीने में आप 8 करोड़ वोटर्स के कैसे वेरिफिकेशन कर लेंगे, कैसे उनकी नागरिकता के बारे में प्रमाण मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ये पूरे देश में करने जा रहे हैं। शुरुआत हमने बिहार से किया है। क्यों बिहार से शुरुआत किया भाई? पिछले साल महाराष्ट्र से क्यों नहीं कर लिया? उससे पहले कहीं से कहीं क्यों नहीं कर लिया आपने? दिल्ली से क्यों नहीं कर लिया? दिल्ली में भी तो अभी इलेक्शन हुए थे, दिल्ली से कर लेते। लेकिन उन्होंने बिहार से इन्होंने शुरू किया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सरकार का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक कोई भी बॉडी होता है ना, तो अपने आंसर राइटिंग के दौरान या यूपीएससी की तैयारी के दौरान, बीपीएससी की तैयारी के दौरान अचानक से न्यूज़ मीडिया की भाषा में उसको कंडेम मत किया कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं, बहुत ज़ोरदार तरीके से आलोचना मत किया कीजिए, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में अगर वो चीज़ झलकेगा तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। मुझे भी पता है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है बिहार के लोगों को, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकता कि बिल्कुल ही भर भर के आप लिख लिख कर आलोचना करें, बिल्कुल भी नहीं। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप ही को ये काम करना पड़ेगा। ये जो हो रहा है ना, आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए वो आपसे चाहेंगे कि सरकार के डिसीजन में आप पक्ष के चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, विपक्ष की चीज़ों पर कम ध्यान दें। एग्जामिनेशन में जो सवाल आपसे पूछेगा उसमें भी आलोचना करते समय शब्दों की मर्यादा को अवश्य ही ध्यान में रखें। आलोचना में कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आगे बढ़ जाएं। मैं मीडिया नहीं हूं, मैं आपको तैयारी करवाने के लिए पढ़ाता हूं, इसलिए मुझसे भी उम्मीद ना करें कि मैं भर भर के आलोचना करूंगा, बिल्कुल गलत बताऊंगा। नहीं, मैं दोनों पक्ष आपको बता दूंगा, उसके पश्चात से आगे बढ़ जाऊंगा। ये मेरा काम है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसमें ये भी कहा गया है कि 1 अगस्त डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड हो सकता है 1 अगस्त तक, और उसके पश्चात नहीं, 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट सबमिट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जैसा बोला था कि 60% जो वोटर हैं उनको तो हमने टच भी नहीं किया है, उनके साथ कोई दिक्कत है ही नहीं। जो 40% वोटर हैं, जिसमें न्यू वोटर हैं या जिनका आपको डेट बताया था मैंने, उसके पश्चात उनका जन्म हुआ है, तो उन सभी को इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है अलग अलग प्रकार के। अगर माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी फॉर्म भर करके भी देना पड़ रहा है। इसको हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में, डिटेल में इसको समझा दूंगा। पहले प्रोसेस को और क्लियर हो जाने दीजिए, क्योंकि आरजेडी जो पार्टी है, ये सुप्रीम कोर्ट गई है कि ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। तो उसके पश्चात से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर ब्रिक्स की समिट हुई है, जिस ब्रिक्स में कंडेम किया है जम्मू कश्मीर के अटैक को, जम्मू कश्मीर जो अटैक हुआ। उसके अलावा गाज़ा और वेस्ट बैंक में जो इजरायली अटैक है उसको भी कंडेम किया गया है। ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम लोग ब्रिक्स को देखेंगे, ब्रिक्स में ब्राज़ील को देखेंगे, समिट से क्या निकल करके आया है उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अर्जेंटीना की भी यात्रा की है। अर्जेंटीना के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और अर्जेंटीना में काबिल, भारत सरकार का एक विभाग है काबिल, उसको देखेंगे। खनिज विदेश लिमिटेड करके है, उसने 2-3 जगहों के खनिज निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट निकला था तो उसको भी जीता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ है, जिसमें बौद्ध केंद्र बोध गया को
केवल बुद्धों के सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, याचिका लेकर गए थे कुछ लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एक एक करके शुरू करते। देखिए पहला न्यूज़ क्या। पहला न्यूज़ तो यही है कि 72 बीपीएससी के लिए डेली होमवर्क और टारगेट आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। अवश्य ही जुड़ें। मेंस की तैयारी के लिए या प्रीलिम की तैयारी, दोनों ही आपका इस बार मैं इसी में करवा दूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ ज़रूर ही करवाऊँगा। जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। 72 के लिए केवल, 71 के लिए भी आंसर राइटिंग मैं नहीं करवा रहा हूँ। किस तरह से मैं करवाऊँ, कैसे आप मैनेज करेंगे पीटी के साथ आंसर राइटिंग में, मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी कुछ बच्चे जुड़े हैं 71 के लिए, तो देखते हैं उनका क्या करना है। फिलहाल अगर आपको 72 के लिए जुड़ना हो तो इसमें ज़रूर ही जुड़िएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए ये जो फोटो है इसमें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, जेवियर मिलेई नाम है इनका, और इनके साथ प्रधानमंत्री जी के वार्तालाप हुई, मिले हैं। अर्जेंटीना और भारत अब स्ट्रेटजिक टाइज की तरफ में बढ़ रहे हैं, जहां पर हम क्रिटिकल मिनरल्स उसके अलावा डिफेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि अर्जेंटीना हमसे रक्षा उत्पादों को खरीद सकता है, हम उससे क्रिटिकल मिनरल्स खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जेंटीना के पास में क्रिटिकल मिनरल्स भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे पास में कुछ ऐसे डिफेंस के प्रोडक्ट हैं जो खरीदना चाहता है। इसी को ज़रा हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले न्यूज़ बता देता हूं, उसके पश्चात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर दूसरे न्यूज़ की ओर चलेंगे। भारत और अर्जेंटीना के 75 वर्षों के राजनयिक संबंध, 5 वर्षों के राजनीतिक संबंध को चिन्हित किया गया है। 2019 में दोनों देशों ने रणनीतिक संबंधों की घोषणा की थी। मान लीजिए प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछे कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी की अर्जेंटीना यात्रा हुई थी। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना कैपिटल पता है क्या आपको? बताइएगा मुझे। अर्जेंटीना की यात्रा की थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत किस वर्ष की गई है? रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत किस वर्ष की गई है? अगर ये पूछता है तो किस प्रकार से उसको करेंगे, तो 2019 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह ब्यूनस आयर्स, यही है कैपिटल, का दौरा किया। एजाइज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ ले। गर्मजोशी स्वागत किया गया। द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकताएं और ज़रूरतों पर बातचीत की गई कि भारत और अर्जेंटीना को अब साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। यह मोदी का अर्जेंटीना प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा दौरा है। पहला 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। क्या पहली बार गए हैं? सेकेंड टाइम है मोदी जी का। मोदी जी गए, अभी दूसरी बार गए हैं। मोदी जी ने और भी कई सारे लोगों से मुलाकात की, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। सहयोग के क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण काबिल की बात करेंगे। सहयोग के क्षेत्र में दोनों पक्षों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, सेल गैस, आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान, चिकित्सा सेवाओं में सहयोग पर चर्चा की है। मान लीजिए आपसे मेंस एग्जामिनेशन पूछता है शॉर्ट आंसर में कि भारत के प्रधानमंत्री जिन हाल ही में अर्जेंटीना की यात्रा की है, भारत अर्जेंटीना संबंधों को किस प्रकार से देखते हैं? शॉर्ट टिप्पणी कीजिए, लघु रूप से टिप्पणी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस प्रकार सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, तो वहाँ पर आप ये डायमेंशंस बता सकते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में हम लोग सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सेल गैस और चौथे सबसे बड़े सेल तेल भंडार हैं। साथ ही पारंपरिक तेल और गैस भी इनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद है। अर्जेंटीना में तांबा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे कि महत्वपूर्ण खनिज जो भारत की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इनके पास मौजूद है। तो इसीलिए काबिल ने 2024 में अर्जेंटीना में खनिज के खनन को लेकर कुछ प्रतियोगिताएं जीती थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। अब हम लोग उसी को देखेंगे। मोदी जी ने मिलेई को पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत को दिए गए समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन भारत को जताया था। काबिल का नाम क्या है? तो काबिल एक संस्था है भारत सरकार की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि विदेशों में खनिज को ढूंढना, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और उसको अपने देश में लाना या दुनिया में बेचना। जैसे ONGC का नाम आपने सुना है, तो ONGC विदेश एक अलग एंटिटी है, ONGC विदेश, ठीक है। काबिल ने 15 जनवरी 2024 को अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरी वाई एनर्जेटिक सोसिएडिया, ये वहाँ का नाम है, ये वहाँ की भाषा में नाम है, एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत काबिल ने 5 निकटवर्ती लिथियम ब्राइन ब्लॉकों
देखिए अलग अलग ब्लॉकों के नाम लिखे हुए हैं, इन सभी के विशिष्ट अधिकार प्राप्त किए हैं। यहाँ से लिथियम निकाल सकती है काबिल, निकाल सकता है यहाँ से लिथियम। इस परियोजना का उद्देश्य लिथियम की खोज, मूल्यांकन, संभावना, आकलन, इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पत्र जारी करना। लिथियम को श्वेत स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है। यह इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी सहित कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको भी याद में रखिएगा। उसने $24 मिलियन 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जो है उसमें निवेश भी किया गया है, जो भारत की विदेशी खनिज संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के रणनीतिक हिस्सा के रूप में है। रणनीतिक महत्व क्या है? तो अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना यहाँ है, चिली यहाँ है और बोलीविया यहाँ पर है। इन तीनों देशों का त्रिकोण है जो लिथियम त्रिकोण के रूप में, लिथियम ट्रायंगल के रूप में, लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? इन तीनों देशों में लिथियम का भारी भंडार पाया जाता है और लिथियम जैसी चीज़ें पहले तो कम महत्व की थी, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग बढ़ी है, उपभोग बढ़ा है, मार्केट में बढ़ा है, तब से लिथियम सबसे महत्वपूर्ण की वस्तुएं बन गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम होगा आपके पास, उसमें बैटरी अगर लगा हुआ है तो लिथियम आयन बैटरी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रटा फटा नहीं होना चाहिए, सब कुछ दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है। काबिल एक संयुक्त उद्यम है जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, मिंडल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL शामिल है। 40-30-30 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी रखते हैं। काबिल को इन्हीं तीनों कंपनियों ने मिलकर, भारत सरकार की 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये, इन तीनों ने मिलकर के काबिल बनाया हुआ है। इन तीनों का 40, 30 और 30 का शेयर है, ये भी याद में रखिएगा। और काबिल ने अर्जेंटीना में लिथियम की खोज के लिए बहुत सारे ज़मीनों को पट्टे पर लिया है और वहाँ से निष्कर्षण करके दुनिया भर में और भारत भी लाया जाएगा। तो ये छोटा सा न्यूज़ अर्जेंटीना के बारे में याद रखिएगा। अर्जेंटीना की मैपिंग हम लोग कल करेंगे और आज हम लोग ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ब्रिक्स के बारे में नहीं, ब्रिक्स की क्या घोषणा हुई है उसके बारे में। ब्रिक्स के बारे में बहुत बार मैंने पढ़ाया है, वीडियोज़ में आने वाले में शॉर्ट में कभी पढ़ भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रियो डी जनेरियो, आज सुबह सुबह मैंने सवाल पोस्ट किया था, रियो डी जनेरियो यहीं पर इसी शहर में हुआ है। कृपया शहर का नाम भी याद रखें, शहर का नाम अलग से याद रखें प्लीज़। 6 जुलाई 2025 रविवार को आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं पर सभी ब्रिक्स ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। पहलगांव हमला, ब्रिक्स नेताओं ने घोषणा पहलगांव आतंकवादी हमले की निंदा भी की है और ट्रंप ने सुबह सुबह आज बयान दिया है कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ सहयोग करेंगे हम उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। बहुत परेशान है ट्रंप इस छोटे संगठन से, इस 5 देशों के संगठन से उनकी रात की नींदें उड़ी हुई है। वैश्विक शासन, मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में विकासशील दुनिया की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। दुनिया के जो डेवलपिंग देश हैं उनका विश्व के बड़े बड़े संस्थानों में अभी तक पर्याप्त भागीदारी नहीं है। इसका क्या मतलब है? कहाँ से जोड़ पा रहे हैं आप? इसका मतलब है UNSC से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सभी के सभी विकसित देश हैं। अब तो चीन भी विकसित देशों की कैटेगरी में ही आता है। इसमें विकासशील देशों की भागीदारी नहीं है, एक भी नहीं है। और दुनिया के सबसे बड़े बड़े फैसले इन्हीं देशों के द्वारा लिए जाते हैं। 2/3 मानवता अभी भी उचित प्रतिनिधित्व से वंचित है। रूस और चीन का समर्थन। रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने भारत और ब्राज़ील के सुरक्षा परिषद में शामिल होने की आकांक्षाओं का समर्थन किया है कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, उसके अलावा ये जो जापान जैसे देश हैं, इनको क्यों ना हम शामिल करते हैं। किसमें? सऊदी अरब भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हमें शामिल करना चाहिए क्योंकि ये भी अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े रीजनल पावर हैं। उन्होंने बोला कि वैश्विक स्तर पर दोहरा मापदंड है, वैश्विक दक्षिण को अक्सर दोहरे मापदंड का सामना करना पड़ता है। ये सब बातें हुई है वहाँ पर। इंडोनेशिया का स्वागत भी किया गया है, नया मेंबर बना है इंडोनेशिया, जिसका ब्रिक्स में स्वागत किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वाला देश है, जिसके बहुत सारे आइलैंड है और हिंद महासागर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भी स्थापित है। आतंकवाद की निंदा भी की गई है। साख और प्रभावशीलता, मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार साख और प्रभावशीलता से जुड़ा हुआ है। अगर हम साख में सुधार नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको ब्राज़ील के बारे में, पूरा मैपिंग करवाऊंगा इस टॉपिक का।
जिससे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में अर्जेंटीना का, फिर मोदी जी ने जिन जिन देशों की यात्रा की है, छोटे छोटे देश, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा अवार्ड उनको दिए गए हैं, अवार्ड उनको दिया जाता है, करंट अफेयर हम लोगों का बढ़ जाता है, तो उसको भी ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। घोषणा पत्र में गजा को अलग न किए जाने सकने वाला हिस्सा माना गया और पश्चिमी तट और गजा पट्टी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यानी कि इजराइल जो चाहता है गाजा को हम फिलिस्तीन से बिल्कुल अलग कर दें, उस पर अधिकार कर लें, इसको कंडेम किया गया। कहा गया है कि जो इजराइल है, इजराइल में यहाँ पर है फिलिस्तीन का मुख्य इलाका वेस्ट बैंक जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर है छोटा सा गजा पट्टी। बोला गया ये दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते आप, ये दोनों एक ही हैं, फिलिस्तीन के अंतर्गत ही आता है, और भारत 2 स्टेट प्रिंसिपल में विश्वास करता है। इजराइल अमेरिका के ईरान पर सैन्य हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन माना गया है। ब्राज़ील ने भी इसको समर्थन दिया है। अब जरा ब्राज़ील के बारे में हम लोग देखेंगे। बड़ा ही सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा डायनेमिक कल्चर वाला ये देश है, दक्षिण अमेरिका का ये देश है। देखिए इसमें इसका कैपिटल कहाँ है, आप सभी को पता ही होगा, कृपया मुझे बता दीजिए। कैपिटल तो मैं किसी का भी नहीं बताता हूँ। देखते हैं इसकी सीमाएं किस किस देशों से लगती है। यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट है, विषुवत है यहाँ पर, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, जो दुनिया का जिसको लंग कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए दुनिया में बहुत हद तक यही जिम्मेदार है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। इसका भूगोल बहुत ही विविध है। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अमेजन बेसिन, ऊंचे पठार है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जिसको कहा जाता है, दलदली क्षेत्र है, पैटर्नल जिसको कहा जाता है। कृपया सभी फैक्ट्स ध्यान में रखें। यहाँ पर ब्रिक्स समिट हुआ है तो छोटे छोटे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देश का सबसे ऊंचा शिखर पिको दा नोब्लिना है, 2994 मीटर, जो गुएना हाईलैंड्स में स्थित है। ब्राज़ील की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, लेकिन दक्षिण में यह शीतोष्ण हो जाती है। अमेजन क्षेत्रों में भारी वर्षा 300 सेंटीमीटर तक होती है। अमेजन की बेसिन जो है, जहाँ से इक्वेटर गुजर रही है, वहाँ पर भारी वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि विषुवतीय एरिया है, वहाँ पर भारी वर्षा होगी और साल भर वर्षा होगी, बहुत गर्मी पड़ेगा। प्रमुख पत्तन कौन कौन से हैं? सैंटोस है, ये साओ पाउलो राज्य में स्थित है। यह लैटिन अमेरिका का सबसे व्यस्ततम कंटेनर पत्तन है, विश्व का 39 सबसे बड़ा पत्तन है, और 129.8 मिलियन टन माल का सालाना रूप से ये क्षमता रखता है। रियो डी जेनेरियो पत्तन भी है। उसके अलावा पोर्ट डी विटोरिया भी पत्तन है, विटोरिया होता है। एस्टीरियो सैंटो बे पर स्थित है। यह क्रूज जहाज़ों और तेल मरम्मत के लिए जाना जाता है। पोर्ट ऑफ सांता रेमा कहा जाता है इसको, इंग्लिश में याद रखिएगा। पोर्ट ऑफ सेंट लेमा कहा जाता है, पोर्ट ऑफ सेंट रेमा कहा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। तापजोस नदी पर स्थित है। आयात निर्यात और नदी जहाज़ों के लिए इसको जाना जाता है। प्रमुख नदियां देखेंगे और उसके सीमावर्ती देशों को भी देखेंगे। एक एक याद करना है आपको, कृपया उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कौन कौन से देशों से सीमा लगती है। उरुग्वे से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से, बोलीविया से, पेरू से, कोलंबिया से, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन सभी से इसकी राजधानी, इसकी सीमाएं टच करती हैं। किस किस से नहीं लगती है भाई? तो चिली से इसकी सीमाएं नहीं लगती है, एक चिली से नहीं लगती, और इक्वाडोर से यहाँ पर इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं। बाकी साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सभी से इसकी सीमाएं लगती हैं, यही इसकी खासियत है। और साउथ अमेरिका का सबसे डोमिनेंट कंट्री भी ब्राज़ील को ही माना जाता है, इकोनॉमिक रूप से भी, हर दृष्टिकोण से। प्रमुख नदियाँ अमेजन है, जो 6400 किलोमीटर लंबी है, ब्राज़ील के उत्तर पश्चिम बहती है। 3615 किलोमीटर तक ब्राज़ील क्षेत्र फैली है, और विश्व के ताज़े पानी का 1/5वां हिस्सा यहीं से बहती है। पाराना नदी है, दक्षिण में बहती है, अर्जेंटीना पराग्वे सीमा बनाती है, जिसके बाद यह रियो डे ला प्लाटा में मिल जाती है। साओ फ्रांसिस्को नदी है, उत्तर पूर्व में 1609 किलोमीटर तक बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। पराग्वे नदी है, पैटेनल क्षेत्र से बहती है और दक्षिण सीमा पर महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। इसके अलावा मेदीरा, तापजोस और सिंगू, इस प्रकार के भी कुछ अमेजन की सहायक नदियां हैं। सीमाएं किन किन देशों से लगती है? तो 7491 किलोमीटर लंबी अटलांटिक महासागर के साथ तटीय रेखा है इसका। दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ लगभग सीमा साझा करती है, सिवाय चिली और इक्वाडोर के।
चिली और इक्वाडोर को अगर छोड़ देंगे तो बाकी दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं उन सभी के साथ इसकी सीमाएं लगती है। अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला, इन सभी के साथ इसकी सीमाएं लगती है। ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील में 8 प्रमुख जल निकास बेसिन है जो सभी के सभी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाते हैं। क्यों भाई, क्यों बनाते हैं? अर्जेंटीना सारे के सारे अटलांटिक महासागर में ही क्यों गिर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी इसका नाम है। और इस एंडीज के कारण एक भी नदी इस तरफ बह करके नहीं जाएगी ब्राज़ील से, सभी नदियाँ इधर ही अपना पानी गिराएगी, मुहाना बनाएगी। तो ये भी याद में रखिएगा, ब्राज़ील के बारे में मैंने आपको जितने फैक्ट्स बताए हैं कृपया उनको एक बार ज़रूर और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है खेलो भारत नीति, जिसको कल ही 1 जुलाई को, आज तो 7 जुलाई हो गया ना, 1 जुलाई को भारत सरकार के कैबिनेट ने पारित किया है खेलो भारत नीति। क्या सवाल पूछ सकता है? बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से सवाल प्रीलिम मेंस में टकराएगा आपसे। प्रीलिम में पूछे न पूछे, मेंस में तो मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर पूछेगा। 5 स्तंभ का दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। खेलो भारत नीति, इंग्लिश में भी यही नाम है बंधुओं, खेलो भारत नीति इंग्लिश में भी यही नाम इसका लिखा जाता है। खेलों का विकास और समावेशी, यानी कि स्पोर्ट को डेवलप करना और इंक्लूसिव बनाना, सभी तक पहुँचे और सभी क्षेत्रों में स्पोर्ट जो है वो पहुँचे, सभी वर्गों तक भी पहुँचे। अमीरी गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ, खेलों में जाति नहीं होती है। आर्थिक विकास, खेल के माध्यम से रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देना। खेल के माध्यम से दूसरा डायमेंशन क्या है? पहला है भाई स्पोर्ट को डेवलप करना और इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। दूसरा क्या है? तो इकोनॉमिक रूप से आर्थिक विकास भी होना चाहिए, खेलों के माध्यम से रोजगार और उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय टीम की स्थिति, राष्ट्रीय टीम की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना। कौन सा? क्रिकेट टीम? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे हैं अलग अलग, फुटबॉल है, बाकी जो अलग अलग खेलें हैं उनको मजबूत करना। उसके अलावा सामुदायिक खेल को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना, ये इसका चौथा लक्ष्य रखा गया, चौथा स्तंभ बनाया गया है। और 5वां स्तंभ है आर्थिक अवसर, खेल आयोजन के माध्यम से विनिर्माण और नौकरियों को बढ़ावा देना। ये इसके 5 डायमेंशंस तय किए गए हैं खेलो भारत नीति का, जिसको 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसके और क्या क्या है इस पॉलिसी में? विकसित भारत का दृष्टि इसमें अपनाया गया है कि आने वाले समय में जब हम विकसित होंगे इकोनॉमिक रूप से, तो स्पोर्ट में भी हमें विकसित होना पड़ेगा। नीति का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, जिसमें 2036 ओलंपिक मेज़बानी भी शामिल है। ओलंपिक की मेज़बानी करने मात्र से आपके यहाँ पर स्पोर्ट अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट कोई 2 दिन में कोई स्पोर्ट पर्सन नहीं तैयार होता है, बहुत दिन लगते हैं, सालों साल लग जाता है, जीवन भर लगाना पड़ जाता है, तब कोई ओलंपियन तैयार हो पाता है। ओलंपियन ऐसे ही तैयार नहीं होते हैं। चीन ओलंपियनों को तैयार करता है, बचपन से स्कूल से ही उनको मजबूत बनाना शुरू कर देता है, ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, तब जाके उनसे उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर वो कुछ मेडल लेकर आ जाएंगे। भारत में क्या है? भारत में कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक मेडल जीत रहा है तो सरकार के प्रयासों से, सरकार की मेहनत से भी ज़्यादा उस व्यक्ति की अपने स्तर पर, पर्सनल लेवल पर मेहनत होता है। कोई सरकार तो सपोर्ट नहीं करती बचपन से खेलों के लिए कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप खेलिए और पदक लाइए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमारा कोई मोटिव उद्देश्य ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIF और सरकारी स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इनके साथ भी काम किया जा रहा है। फुटबॉल के किसी एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए आप मुझे, भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन का ही नाम बता दीजिए। पता भी नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं भी नहीं बताऊंगा भाई। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत 1,53,000 स्कूलों और 9,26,000 फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। 8 साल की उम्र से लेकर वरिष्ठ स्तर खिलाड़ी को प्रशिक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। सरकार फुटबॉल के लिए विकसित कर रही स्कूलों के स्तर से ही। OIC प्रतिभा का उपयोग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI। भारत की जनसंख्या वर्तमान में अपने देश की 140 करोड़ 145 करोड़ हो गई होगी, उसमें खिलाड़ी नहीं मिल रहे, तो वैसे लोग जो OCI हैं उनके ओरिजिन ऑफ क्या बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे लोग जो भारत से बाहर जाकर के बस गए विदेशों में, उनकी पीढ़ियां बस गई थी बहुत पहले, वैसे लोग जो हैं
उनको भारत में खेलों के लिए आमंत्रित करना और उनको खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड धारकों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की योजना है जो विदेश में जन्मे लेकिन भारतीय मूल के खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। यह कदम देश के खेल प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, हालांकि दोहरी नागरिकता पर कानूनी बाधाओं को हल करना होगा। मतलब आप विदेशी खिलाड़ियों के लिए लेकर आएंगे क्या? ओसीआई कार्ड धारक हैं, वो भारत में नहीं रहे, कभी भारत के लिए कभी उन्होंने खेला भी नहीं, अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको भारत की टीम में शामिल कर लेंगे। चलिए अब इस पर क्या ही बोलना। शिक्षा और खेल का एकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित है जो खेल को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहती है। ये सही फैसला है, बहुत ही सही फैसला है। स्कूलों में फुटबॉल को अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता, खिलाड़ियों को अंडर 17, अंडर 18 स्तर पर उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेशेवर स्तर तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं। उम्मीद और समर्थन नीति को खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन से लागू किया जा रहा है और मोदी जी ने इसको लागू करने के लिए बोला है कि ये उनका सपना है कि भारत वैश्विक स्तर पर खेल में एक प्रमुख शक्ति बने। तो खेल कोई एक दिन में नहीं होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, सिवाय मैगी के। मैगी 2 मिनट बना सकते, 2 मिनट में नहीं बनता, झूठ है ये। 2 मिनट तो तैयार करने में लग जाते भाई। तो बात यही है कि कुछ भी आपको हासिल करना होता है ना, एज ए नेशन, एज ए अपना पर्सनल स्तर पर, तो उसके लिए निरंतर और बहुत लंबा मेहनत लगता है। और मेहनत का कोई ऑप्शन भी नहीं होता गुरु, जीवन में भी, देश के लिए भी, कहीं भी, और ईमानदारी पूर्वक करना पड़ता है। ठीक है, एक मूवी है मैदान, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन मुझे लगता है पिछले साल जो बेहतरीन मूवी आई अपने देश में उनमें से एक थी मैदान। फुटबॉल पर आधारित है, कभी देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या है ये मूवी और कितना मेहनत लगता है। टोल इन टेक्सास, देखिए बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। टेक्सास अमेरिका में है, अमेरिका है ये, यहाँ पर है टेक्सास। ठीक है, बाई लैंड बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन अमेरिका का कम डेवलप्ड राज्य माना जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं अमेरिका का बिहार है। तो बिहार जिस प्रकार से अपने देश में उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, मैं भी बिहार से ही हूँ, तो ऐसा कोई मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए, लेकिन सच तो बोलूँगा ही, है ना। उसी प्रकार से और भी राज्य हैं जो हमारे भाई ब्रदर ही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। तो टेक्सास को भी वही माना जाता है। जो भी है, यहाँ पर एक भारी फ्लड आया है जिसके कारण से, फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से बाढ़ आ गई, कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई और वर्ल्ड लेवल पर ये न्यूज़ चर्चा में भी है। अमेरिका में भी बाढ़ आते हैं गुरु, चीन में भी आते हैं, सभी जगहों पर बाढ़ आती है। बाढ़ तो सभी जगहों पर है, प्राकृतिक आपदा इसको कहा जाता है, जो उस दुनिया के विकसित से लेकर के अल्प विकसित तक सभी देश इसको झेलते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई विकसित देश है तो उसके झेलने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, उसके पास संसाधन ज़्यादा होगा, जान माल की हानि कम होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएगा वो। और कोई गरीब देश, अल्प विकसित देश है तो वो जल्दी नहीं कर पाता इन चीज़ों, डिजास्टर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, जान माल की हानि ज़्यादा हो जाती है और आफ्टर फ्लड बीमारियाँ कई सारी फैल जाती हैं। टेक्सास का भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे, बाढ़ के कारणों को देखेंगे, नदियों के बारे में देखेंगे, जिससे सवाल अगर यहाँ से पूछा जाए तो एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दक्षिण मध्य क्षेत्र में स्थित है। ये अमेरिका है, अमेरिका चौकोर है बंधुओं, अमेरिका चौकोर है, तो यहाँ पर है दक्षिण मध्य में, यहाँ पर ठीक बीच में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना है जो याद नहीं रखना है, बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर, अलग अलग बहुत सारे मैदान, पहाड़ियाँ, सब कुछ हैं। ऊंचा सर्वोच्च शिखर ग्वाडलूप पर्वत है, 2667 मीटर ऊपर है। टेक्सास में उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण जलवायु तक की विविधता पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ पर 0 डिग्री सी से नीचे चला जाता है, गर्मी ठंडी, तो ये सब चीज़ें तो है, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। भारी बारिश, भौगोलिक संरचना, तूफान, मौसम, मानव गतिविधियाँ, मौसमी पैटर्न के कारण भारी वर्षा वहाँ पर हुआ और फ्लैश फ्लड के कारण से बाढ़ की स्थिति बन गई। क्या ये सब याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखना है आपको, 2-3 नदियों के नाम ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरह के छुपी हुई नदियों के नाम प्रीलिम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सेंट गैब्रियल नदी यह टेक्सास के मध्य भाग में बहती है, जो हाल में बाढ़ के उफान पर थी और इसी कारण से बहुत बड़े एरिया में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। यह ट्रेविस, मिलम और विलियमसन काउंटी से होकर बहती है, इसको जरूर याद रखिएगा। सेंट गैब्रियल नदी किस देश से बिलोंग करता है? तो अमेरिका में ये बहती है, अमेरिका के टेक्सास राज्य में बहती है ये।
ग्वाडालूप है और ब्राजोस नदी है, ये भी टेक्सास होकर के बहता है। बाकी कुछ भी इसके बारे में याद नहीं रखना है। ये दक्षिण मध्य टेक्सास से बहती है, बार प्रवाही क्षेत्रों में शामिल है। ग्वाडालूप पर्वत से शुरू होकर के मैक्सिको खाड़ी में मिल जाती है। ये अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको खाड़ी है, तो यहाँ पर अपना मुहाना ये बना लेती है। टेक्सास की सबसे लंबी नदी है ब्राजोस नदी, उत्तरी टेक्सास से शुरू होकर खाड़ी में मैक्सिको खाड़ी में समाप्त होती है, पूरे टेक्सास को क्रॉस करती है। ये ब्राजोस नदी नाम है इसका। ओके, दो नदियों में जलस्तर बढ़ गए थे, एक था कौन सा, सेंट गैब्रियल, और एक है कौन सा, तो दूसरा है ब्राजोस नदी। इन्हीं दोनों में अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण से फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो गई और भारी नुकसान उसके कारण से हुआ है। बाकी आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इन तीन नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा। टेक्सास यूएसए किस भाग में है ये ध्यान रखना है, मैक्सिको की खाड़ी के ठीक ऊपर स्थित है ये। नेक्स्ट टॉपिक है और आज का आखिरी टॉपिक है बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में है। बोध गया मंदिर का निर्माण पहली बार किसके समय में हुआ था, कृपया मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल आपसे पूछा गया है। बोध गया मंदिर अधिनियम बाद में किसने इसको बनवाया, कि कब कब इसमें सुधार किए गए, इन सब चीज़ों के बारे में 2-4 फैक्ट्स मुझे बता दीजिएगा। मुझे नहीं आता इसलिए मुझे बता दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाल ही बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को पर विचार करने से मना कर दिया। बोला गया था याचिका में कि 1949 का जो एक्ट है बोध गया मंदिर अधिनियम, इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, इसको गलत घोषित किया जाए, अवैध घोषित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही अवैध घोषित कर दिया। महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में धार्मिक स्वायत्ता प्रतिनिधित्व पर चिंताओं के कारण इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। दरअसल में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में हिंदुओं की भी भूमिका है, तो बुद्धिज़्म हिंदुइज्म से अलग कैसे है, तो इसी को लेकर ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी को लेकर के याचिकाकर्ता गए थे 1949 अधिनियम को कि इसमें से हिंदुओं का क्लॉज हटाया जाए, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म अलग अलग है। बोध गया मंदिर 1949 यह महाबोधि मंदिर के प्रशासन को नियंत्रित करता है, इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बोध गया मंदिर 1949 ने हिंदू और बौद्धों के बीच साझा प्रबंधन की शुरुआत की थी। हिंदुइज्म को मानने वाले और बुद्धिज्म को मानने वाले दोनों मिलकर के इसका प्रबंधन करते हैं। भगवान बुद्ध को बुला लेते हैं, पूछते हैं आप हिंदू हो कि बौद्ध हो, है ना, पूछना चाहिए ना, कैसे होगा फिर फैसला। हम इंसान तय करेंगे क्या कि हमारे भगवान कौन है। यह अधिनियम प्रबंध मंदिर के प्रशासन संबंधित है जो मंदिर स्थल के संरक्षण रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें बोधि वृक्ष, वज्रासन और कई अन्य पवित्र संरचनाएं शामिल है। इसका निर्माण महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। हर की पौड़ी हरिद्वार गए हैं क्या? अगला लाइन नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हरिद्वार में हर की पौड़ी है, मतलब कि जो प्रमुख स्थल है ना गंगा में स्नान करने का, वो हर की पौड़ी उस जगह का नाम है। तो उसका निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, यह मंदिर बोध गया में स्थित है। दुनिया भर में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी ज्ञान की प्राप्ति वाले जगह पर आज के मनुष्य अज्ञानी होकर के बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं मंदिर प्रबंधन हमारा होगा तो हमारा होगा। सबके अंत में लक्ष्मी का ही काम होता है, उसी से सब कुछ है। यह मंदिर पाल कला के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध स्थान बना रहा। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेंसांग ने भी यहाँ का दौरा किया था। 13वीं शताब्दी बख्तियार खिलजी का आक्रमण के बाद इस क्षेत्र बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बख्तियार खिलजी आया तो उसने यहाँ पर अटैक किए, नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया। वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी उत्तर गुप्त काल के दौरान निर्मित है तथा पूर्णतः ईंटों से बना हुआ मंदिर है। ये गुप्त काल में इसको पुनः निर्मित किया गया, क्योंकि अशोक और गुप्त काल के पीछे बहुत बड़ा अंतर है। उस दौरान मंदिर की संरचनाएं गिर गई थीं, टूट गई थी, तो उसका पुनः निर्माण गुप्तों ने करवाया। गुप्त वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, न कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है, 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने बोध गया मठ की स्थापना की और मंदिर का नियंत्रण हिंदुओं को सौंप दिया। 1590 है ये, अकबर का काल है ये।
वास्तुकला विशेषता इसमें एक शिखर, वज्रासन, डायमंड सिंहासन, चैत्य नीचे, आमलक कलश, गड़ी हुई कटघरा और बुद्ध की छवियां शामिल हैं। मंदिर परिसर के भीतर 7 पवित्र स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह के ध्यान याद दिलाते हैं, जिनमें अनिमेशन लोचन चैत्य, कमल तालाब, आजपाल निग्रोध वृक्ष वगैरह भी शामिल हैं। ये सब के सब बोध गया में है, जाना तो है ही, एक बार जाऊंगा तो फिर आपको और डिटेल में समझा दूंगा। महाबोधि मंदिर परिसर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है यूनेस्को ने, जिसमें 50 फीट ऊंचा भव्य मंदिर, पवित्र बोधि वृक्ष, वज्रासन, बुद्ध के ज्ञान से संबंधित 6 अन्य पवित्र स्थल भी शामिल हैं यहाँ पर, और ये सब के सब उसी कैंपस के भाग हैं। मंदिर के बाहर स्थित कमल तालाब को भी पवित्र माना जाता है। ये स्थल मन्नत स्तूपों से घिरा हुआ है। सुरक्षा के लिए कई गोलाकार सीमाओं के साथ अच्छी तरह से रखकर बनाया गया है इसको, और यही है बोध गया, जिसको लेकर के विवाद हिंदुओं और बौद्धों के बीच में हो रहा था। इसमें श्रीलंकाई बौद्धों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो लोग भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह में शामिल थे कि हिंदुओं को इस मंदिर के प्रशासन से बाहर किया जाए, लेकिन भारत में हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बुद्ध, जैन और सिख को मान्यता दी गई है। इन तीनों को अलग से धर्म की मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि हिंदुइज्म से ही तीनों के तीनों धर्म उपजे। ये भी याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर ही बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कैसा लगा। कुछ सुधार करना है तो भी कर दूंगा। 72 के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।